हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हिस्ट्री क्लास सिक्स्थ के चैप्टर 10 को करने वाले हैं, जहाँ पर हम इमारतें, चित्रों और किताबों के बारे में देखेंगे। मतलब मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग और बुक्स के बारे में, जो भी उस समय के थे। एंशियंट हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें आप देखे हुए हो, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद से हम अगले बुक की ओर जाएंगे और इसके बाद मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट्स बनाने का एक तरीका दे दूंगा इसका, कि कैसे आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपने इसका एक बार डिटेल में स्टडी कर लिया है, पूरी बुक आपने एक बार पढ़ ली है। उसके बाद से बस आपको रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। एक बार आप बस अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद से फिर कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। वो भी कैसे बनाया जाता है, मैं उसके पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको दे दूंगा और उसी को मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है बात। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है मॉन्यूमेंट्स के बारे में, जो भी उस समय बने थे, या फिर कोई भी आर्किटेक्चर था उसके बारे में देखोगे। पेंटिंग्स के बारे में देखोगे और जो बुक्स हैं उनके बारे में देखोगे। ठीक है। अब एक बच्चे से यहाँ पर आपको मिलाया जा रहा है जिसका नाम है मारुतसमी। मारुतसमी और लौह स्तंभ। पहला है, जैसे कि एनसीईआरटी की एक रीति है कि शुरुआत हमेशा एक बच्चे से वो करता है, तो वही चीज है। मारुतसमी आज बहुत खुश था। मारुतसमी आज बहुत खुश था। पहियादार कुर्सी में बिठाकर उसके भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुतसमी कभी भूल नहीं पाएगा। ठीक है बात। जैसे मारुतसमी जो है थोड़ा सा मतलब दिव्यांगजन है, तो इस वजह से उसको थोड़ी सी मुश्किल हुई थी यहाँ पर आने में। तो लेकिन वो इस यात्रा को अपने भाई के साथ जो ये यात्रा कर रहा है उसको वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। अब यहाँ पर एक आया है लौह स्तंभ। अब ये लौह स्तंभ क्या है? तो लौह स्तंभ को जानने से पहले आपको पहले जानना पड़ेगा धातु विज्ञान को। अब धातु विज्ञान क्या होता है? धातु विज्ञान को अगर आप देखिए, प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक राय ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। उन्होंने ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीजें बनाई हैं। ठीक है बात। उन्होंने ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीजें वहां पर निर्मित की हैं। ठीक है बात। जैसे आप वहां पर मूर्ति देखते हो, फिर वहां पर अगर आप बात करते हो तो एक आपके पुजारी की मूर्ति आपको देखने को मिलती है, मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, अलग अलग प्रकार की मोहरें देखने को मिलती हैं। ठीक है बात। तो ये सारी चीजें वहां पर कुशल थे। अब ब्रॉन्ज को बना रहे हैं, मतलब उनको मिक्स्ड मेटल्स, या फिर अगर आप बोलोगे मेटेलॉइड, या फिर आप बोलो मिश्र धातु के बारे में जानकारी थी। मिश्र धातु के बारे में जानकारी थी और कैसे उनका निर्माण करना था वो भी इनको पता था। उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। वही चीज यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि ब्रॉन्ज जब बनाना है तो आपको कॉपर और टिन को मिलाना है। तो ब्रॉन्ज कैसे बनेगा? कॉपर और टिन को मिलाने के बाद मिलेगा। तो धातु शोधन के बारे में, धातु कर्म के बारे में उनको जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था, जो कि बता दिया मैंने। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। अब लौह युग क्या है बेटा? जो आपका पोस्ट वैदिक एज होता है, जो उत्तर वैदिक काल आता है। 1000 बीसी के आसपास अतरंजी खेड़ा एटा से सबसे प्राचीनतम आपको लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीनतम लोहे के साक्ष्य मिले। उसके बाद से आपकी क्रांति हो गई थी, चाहे वो कृषि की क्रांति बोलोगे या फिर राज्य की क्रांति बोलोगे। हर चीजें परिवर्तन आना शुरू हो गया था लोहे के मिलने की वजह से। ठीक है बात। तो अब हड़प्पा काल की तक लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, परंतु हड़प्पा काल जैसे आगे बढ़ता है, हड़प्पा काल के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आते हैं, उन्हें लोहे के बारे में जानकारी हो गई थी। ठीक है बात। जो कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में भी नहीं हुई थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में जाकर के लोहे के बारे में उनको जानकारी हो गई थी। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है। अलग अलग प्रकार के लोहे बनते हैं, जैसे खोटा लोहा बनता है, पिटवा लोहा बनता है और ढलवा लोहा मिलता है। ठीक है बात। जिसको आप पिग आयरन, रॉट आयरन और ये सारी चीजें आप बोलते हो, तो खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा बनता है। ठीक है बात। मतलब ये 3 प्रकार के लोहे जो होते हैं वो भारत में निर्मित होते हैं। अब इनमें जो होती है कार्बन के अमाउंट के हिसाब से ही इनको अच्छा या बुरा बोला जाता है। ठीक है बात। अब देखो, अब यहाँ पर लौह स्तंभ की बात हो रही है। अब लौह स्तंभ है कहाँ पर, इसको दिमाग में रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही मैं आप लोगों को, जो माइंड मैप वाली क्लास होगी उसमें मैं आपको करवाऊंगा। लौह स्तंभ जो होती है, या ये आपकी कहाँ पर स्थित है बेटा? महरौली, दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई लगभग 7.2 मीटर है और वजन जो है वो 300 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग
1500 साल पहले हुआ था। मतलब आज से कितने साल पहले हुआ था बेटा? 1500 साल पहले, मतलब 500 बीसी के आसपास इनका निर्माण हुआ था। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। अब ये किस समय निर्मित हुआ था, ठीक है बात? अब ये किस समय निर्मित हुआ था, इस पर खुदे हुए अभिलेख से प्राप्त हो जाती है कि किस समय का ये निर्माण कार्य इसका हुआ है। अब देखिए, इस पर एक नाम लिखा हुआ है जो है चंद्र। चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। अब आप कहोगे सर इस चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य भी हो सकते हैं? नहीं बाबू। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड था वो आपका बीसी में था, मतलब बिफोर क्राइस्ट में था। समझ में आ गई बात? लगभग इनका जो शासनकाल था वो 300 बीसी के आसपास जाकर के समाप्त हुआ था। ठीक है बस, संलेखना विधि के द्वारा ये भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे, वहां पर इनका समाप्त हो जाता है। परंतु जब आप इसकी कार्बन डेटिंग करवाते हो, C14 डेटिंग करवाए, या फिर जब इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसके लेखों को अध्ययन किया गया, तो ये पता चला ये उतना पुराना ना होकर के यह 500 एडी का है। ये 500 कब का है बेटा? एडी का, मतलब आज से 1500 साल पहले की बात हो रही है। 1500 साल पहले की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? तो ये चंद्र जो है उस समय गुप्त वंश का शासन था बेटा, तो इस वजह से इसको लिखा गया है चंद्र गुप्त सेकंड, या फिर जिसको आप विक्रमादित्य बोलते हो, और ये गुप्त वंश के शासक थे, उनके समय से इसको लिंक किया गया है। क्लियर है बात? आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इनमें जंग नहीं लगा है। मतलब इतनी कुशलता से इसका निर्माण किया गया है कि चाहे सर्दी हो, बरसात हो, धूप हो, कुछ भी हो, ये उसी तरीके से खुले मैदान पे स्थित है। खुले मैदान पे क्या है बेटा? स्थित है, और इस पर आज तक कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात? इस पर आज तक कोई भी जंग नहीं लगा हुआ है, इसी तरीके से चमकदार बना हुआ है। मतलब इसमें कितना बढ़िया, मतलब आप कह सकते हो कि आयरन का प्रयोग किया गया होगा, कि आज की डेट में जैसे आप स्टील बनाते हो बेटा, स्टेनलेस स्टील जो होता है, सोचो आज से 1500 साल पहले उस तरह की उनके पास मतलब टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने इसका निर्माण कर दिया था। ठीक है, अब आइए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अब ईंटें और पत्थरों की इमारत, एक हो गया लौह स्तंभ। अब दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर देखनी है वो है ईंटें और पत्थरों की इमारत। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। अब देखो, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा रहता है। इन डब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। तो अब देखो बाबू, यहाँ पर एक स्तूप बनाया हुआ है। अब देखिए स्तूप क्या होता है। मान लीजिए एक छोटा सा बक्सा बनाया गया, उस बक्से में बुद्ध भगवान की जो भी चीजें थी उस समय की, जब उनकी मृत्यु हो गई थी उस समय की चीजें, जैसे दांत हो गया, हड्डी हो गई, या फिर उनकी जो राख होती है, उसको बंद करके इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। इसके ऊपर क्या कर दिया गया बेटा? अर्थिन कर दिया गया, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, ये बना दिया गया। अब धीरे धीरे जब और शासक आए तो उन्होंने इसके ऊपर लगवा दिया ब्रिक्स। इसके ऊपर क्या लगवा दिया बेटा? ब्रिक्स। ठीक है बात? अब ये ब्रिक्स कैसे हो सकते हैं बेटा? पक्की ईंटों से इसको क्या किया? घेरवा दिया। अब कहाँ पर है ये? यहाँ पर देखिए, ये जो पीछे वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पीछे वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है बात? ये वाला हिस्सा जो देखने को मिल रहा है, यही है आपका स्तूप। ये क्या है? आपका स्तूप है। ठीक है बात? इसके अंदर डब्बे में, उसके अंदर जो बुद्ध भगवान है या उनके जो अनुयायी हैं, उनके अवशेष, उनके रिलिक्स इसमें अर्थिन करके रख दिए गए हैं, डब्बे में बंद करके। ठीक है बात? और धीरे-धीरे जैसे जनरेशन आगे बढ़ी, इसको पूरी तरीके से चुनवा दिया गया कि उसको कोई भी हानि ना पहुंचे। ये बात, अब इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे धातु मंजूषा बोलते हैं। इस जो ये जो तरीका होता है डब्बे में रख करके उसे बंद कर देना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है धातु मंजूषा। धातु मंजूषा बोला जाता है। ठीक है बात? प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। ठीक है बात? धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे से तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। मतलब ये धीरे धीरे एक बार का काम नहीं है। उनकी अवशेषों को, बुद्ध भगवान या उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके अवशेषों को एक धातु के में डब्बे में रख करके उसको अर्थिन कर दिया गया। फिर उसके बाद से जैसे जैसे और शासक आए जो उस धर्म को मानना शुरू किए, उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर एक गुंबद बना दिया। और आगे के जनरेशन आए तो उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर ईंटें चढ़वा दी कि पूरी तरीके से वो सिक्योर हो जाए। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो स्तूप पीछे वाला हिस्सा आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है बेटा? यहाँ पर आर्किटेक्चर आपको देखना है।
यहाँ पर क्या देखना है बाबू? आर्किटेक्चर आप लोगों को देखना है, तो वही आर्किटेक्चर की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। अब वृत्ताकार पथ क्या है? यहाँ पर देखिए बाबू, ये जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये रेलिंग्स लगी हुई हैं बेटा। अब रेलिंग्स के पीछे वाले साइड में अगर आप जाओगे इस तरफ, तो यहाँ पर इसकी परिक्रमा करने के लिए एक पथ, वृत्ताकार पथ बना हुआ जो इसकी स्तूप के चारों तरफ घूमता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। इसे क्या बोलते थे बेटा? प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था, जिस पर चढ़ कर के लोग इसका चक्कर लगाते थे, इसका क्या परिक्रमा किया करते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। रेलिंग से क्यों घेरना ज़रूरी है बेटा? रेलिंग से घेरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है यहाँ पर भीड़ हो जाए, तो धक्का-मुक्की होगा तो कोई नीचे भी गिर सकता है। इस वजह से इसको क्या किया गया है? रेलिंग से घेर दिया गया है, और इस रेलिंग को बोला जाता था बेटा वेदिका। इस रेलिंग को क्या बोलते थे बेटा? वेदिका। इस रेलिंग को क्या बोलते थे? वेदिका। ठीक है बात? इस रेलिंग को बोलते थे वेदिका, वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। ठीक है बात? वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते, जैसे यहाँ पर आपको एक प्रवेश द्वार देखने को मिल रहा है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ये, ठीक है बात? ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है बाबू? प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार क्या कहलाता था बेटा? इसको कहते थे तोरण। इस प्रवेश द्वार को क्या बोला जाता था बेटा? तोरण। ठीक है बात? रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ठीक है बात? अब देखो, ये जो आप तोरण देख रहे हो, इस पर कुछ आकृतियाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। कुछ यहाँ पर देखो, कुछ आकृतियाँ यहाँ पर देखने को आपको मिल रही हैं, या फिर रेलिंग्स पे देखोगे तो कुछ आकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी, यहाँ पर कुछ आकृति मिल जाएँगी। तो ये पूरी तरीके से उस जगह की स्टोरी बताता है, कहानी बताता है कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें थी और कैसे-कैसी थी। उन सारी चीज़ों की कहानी यहाँ पर बनी हुई मूर्तिकला या फिर जो कलाकृतियाँ होती हैं, जो तोरण और रेलिंग पे बने हुए हैं, वहाँ की पूरी आप लोगों को कहानी बता देते हैं। ठीक है बात? अब मानचित्र 7 में अमरावती को ढूँढो। मानचित्र 7 में अमरावती को ढूँढना है। अब पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को उस मैपिंग का क्लास करवाया था, तो वहाँ पर अमरावती है बेटा। अब देखो, अमरावती, यहाँ पर भी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, यहाँ पर भी एक स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। ठीक है बात? अब आज से 2000 साल पहले की अगर बात कर रहे हो, तो मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात हो रही है, मतलब कुषाण वंश के समय की बात हो रही है, और उस समय के मैंने आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताया था। मथुरा कला और गांधार कला के बारे में मैंने वहाँ पे आपको बताया था। तो वहाँ पे भी जो स्तूप मिला हुआ है, वहाँ पर भी इस प्रकार के सजाने की शिलाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब आपके पेंटिंग्स का प्रयोग किया गया है। अब देखो, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएँ बनाई जाती थीं। कई बार पहाड़ियों को काट दिया जाता था और उसमें गुफाएँ बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। ठीक है बात? जैसे अगर मान लीजिए कोई जैन भिक्षु या भिक्षुणी जा रहे हैं, या बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी जा रहे हैं, तो उनको रहने के लिए एक सराय के तौर पर, रहने के लिए विहार के तौर पर वहाँ पर गुफाओं को काट करके उनके रहने का स्थल बनाया जाता था। अब उस पर अलग-अलग प्रकार की आकृतियाँ बना करके, आपके एक तरह से कह देते हैं शिलाओं पर चित्र उकेर करके उसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाता था, या फिर वहाँ पर उस जगह की स्टोरी को बताने के लिए उस तरह के चित्रों का प्रयोग करते थे। ठीक है बात? अब देखिए, ये तो हो गई आपकी किसकी बात? बौद्ध धर्म की बात। अब कुछ बात करते हैं हिंदू मंदिरों की। ठीक है बात? इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। इस समय की अगर आप बात करते हैं, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। अब इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी-देवताओं की पूजा होती थी। तो 3 देवी-देवताओं की मूर्ति बनती थी, आपके विष्णु, शिव और शक्ति, मतलब दुर्गा की। ठीक है बात? ये आपकी मूर्ति, यहाँ पर मंदिरों का निर्माण होता था। अब देखो, मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ पर देवी-देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। जहाँ मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है, उसे बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है बात? जैसे अगर आप किसी मंदिर में जाते होंगे, तो जहाँ पर वो देवी-देवता रखे जाते हैं, वही स्थान होता है, गर्भगृह होता है। ठीक है बात? अब देखो, मान लीजिए यहाँ पर देवी-देवता रखे गए हैं, ठीक है बात? यहाँ पर कोई देवी-देवता रखे गए हैं, इसके ऊपर एक विशाल शिखर बना दिया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा शिखर। इसको क्या बोला जाता है बेटा? शिखर। अभी दिखाता हूँ। इसको क्या बोला जाता है बेटा? शिखर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शिखर बोला जाता है, और इसी शिखर के अंदर एक गृह होता है, एक छोटा-सा रूम होता है, उस कमरे में देवी-देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ये जो गर्भगृह होता है, जहाँ पे देवी-देवता होते हैं, वहीं पर पूरी पूजा-पाठ होता है। जो पुजारी होते हैं मंदिर के, वो यहीं पर पूजा अनुष्ठान किया करते हैं, और भक्त पूजा करते हैं, और भक्त उनके सामने खड़े होकर के यहाँ पर पूजा करते हैं। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गाँव
जैसे मंदिर में उसके ऊपर काफ़ी ऊँचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अब देखो बाबू ध्यान से, जैसे ये भीतर गाँव का मंदिर है, ये भीतर गाँव का मंदिर दशावतार मंदिर है, भीतर गाँव का मंदिर है। अब देखो, ये एंट्रेंस गेट है जिसको आप तोरण बोलोगे, ये तोरण हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका गर्भगृह। कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखो, ये जो आपका हिस्सा है इसको बोलते हैं गर्भगृह। यहाँ से आप देखोगे तो सीधे देवी-देवता की मूर्ति यहाँ पर दिखती है, यही होता है गर्भगृह। एक छोटा-सा रूम होता है जहाँ पर देवी-देवता होते हैं अंदर की तरफ, ठीक है? अब इसके ऊपर ये जो विशाल-सा आपके ऊपर दिखता है, इसको बोला जाता है बेटा शिखर। इसको क्या बोला जाता है बेटा? शिखर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शिखर बोला जाता है, ठीक है बात? अब शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। जो शिखर निर्माण होता है, उसकी ये कठिन कार्य होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब आपको सजाना पड़ता है, मतलब एक तरह से समझिए बहुत ज़्यादा इसमें आर्ट दिखानी पड़ती है आपको। यहाँ पर चित्रों का निर्माण करना पड़ता है, काट-काट करके बहुत ज़्यादा आकृति बनानी पड़ती है, ठीक है बात? तो इसके लिए एक विस्तृत योजना की आवश्यकता पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, जहाँ सभागार होता था, जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। अब देखिए, अब इस तोरण और इसके बीच में यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक आर्किटेक्चर बना करके दिखाता हूँ। ये हो गया शिखर, ये हो गया शिखर। इसके बाद एक ऐसा हिस्सा होता है, फिर यहाँ पर एंट्रेंस गेट आता है। अब यहाँ पर बना हुआ है आपका गर्भगृह। यहाँ पर क्या बना हुआ है बेटा? गर्भगृह बना हुआ है। यहाँ पर देवी-देवता हैं। यहाँ पर क्या है बेटा? देवी-देवता रखे गए हैं जो वहाँ के मुख्य हैं। इसके ऊपर ये बना हुआ है शिखर, या फिर इसको अलग आर्किटेक्चर में विमान भी बोलते हैं बेटा। इसके आगे ये वाली जो जगह होती है, मान लीजिए यहाँ पर यज्ञ की वेदी बनी हुई है या कुछ भी बना हुआ है, जहाँ पर सारे जनता आकर के इकट्ठा होती थी, इसको बोला जाता था मंडप। इसे क्या बोलते थे बेटा? मंडप। जहाँ पर अब देखिए, यहाँ गर्भगृह है, यहाँ पर पुजारी पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर मंडप में आम जनता खड़ी रहेगी। यहाँ मंडप में क्या रहेगी बेटा? आम जनता खड़ी रहेगी, या फिर अगर यहाँ पर यज्ञ वेदी बनी हुई है, यहाँ पर कोई यज्ञ हवन पूजन हो रहा है, तो इस क्षेत्र में यहाँ पर इसके आस-पास घेर करके आम जनता बैठ जाती थी। ठीक है बात? भगवान के सामने। तो इसको बोलते थे मंडप। अब ये एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। यहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे और सामने पूजा, जैसे आरती के लिए आप जाते हो ना, तो आरती के लिए जहाँ पर भी आप खड़े रहोगे ना, वो मंडप है। और अंदर जहाँ पर आरती चल रही है, वो आपका क्या है बेटा? गर्भगृह होता है। क्लियर होगी बात? चलो। मानचित्र 7 पेज 89 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूँढो, ये भी मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। इन शहरों के में पत्थर से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। अब इस जगह पर जो आपके मंदिर हैं, वह आपके पत्थरों से निर्मित होते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है बात? जैसे यहाँ पर ऊपर दिखाया गया है। ठीक है बात? ये रहा, ये दिखाया गया। समझ में आ गई बात? अब इनको कहा जाता है बेटा मोनोलिथ। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोलिथ बोला जाता है। एकाश्म है ये बेटा। एकाश्म पत्थर, मतलब एक ही पत्थर को काट करके इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, अब देखो, बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है, लगभग 1500 साल पहले पकी ईंटों और पत्थरों से बनाया गया है, जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया। ये पहला है बेटा। दाएं ऊपर महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर, ये है महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है। इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश करके बनाया गया। यहाँ पर छोटी-छोटी पहाड़ियाँ थी बेटा, अब इसको तराश करके ये मंदिर बनाया गया, ये मंदिर बनाया गया, ये मंदिर बनाया गया, ये मंदिर, देख रहे हो कितना खूबसूरत बनाया गया, मतलब एक ही पत्थर को तराश करके इसको निर्मित। अब कितना इसके लिए, एक तरह से समझिए, कितना इसके लिए योजना बनानी पड़ती होगी कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर डालनी है और कैसे इसको तराशना है, मतलब कितना ज़्यादा इन लोगों के पास इसका ज्ञान था। इसके लिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। इसके लिए इन्हें क्या कहा गया है बेटा? एकाश्म कहा गया, क्योंकि एक ही पत्थरों से इनका निर्माण हुआ है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतें नीचे से ईंट की एक-एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। मतलब ये जो आप जिस तरह का मंदिर देख रहे हो, जो भीतरगाँव का मंदिर है, इसमें क्या किया जाता था? ईंटों को नीचे से जोड़ करके ऊपर तक ले जाया जाता था। ठीक है बात? इस तरह से जोड़ करके, जैसे आपका घर बनता है बाबू, तो घर कैसे बनता है? ऊपर से नीचे बनाते हो कि नीचे से ऊपर बनाते हो? नीचे से ऊपर बनता है। लेकिन वहीं पर आप अगर इसकी बात करते हो, जो मोनोलिथ होते हैं, इनको ऊपर से नीचे बनाया जाता है, ऊपर से नीचे। मतलब आपके पास एक स्टोन है, मतलब एक पत्थर है या कुछ भी है, इसको ऊपर से तराशना शुरू करेंगे और ऊपर से तराशते हुए कहाँ तक आएँगे बाबू? नीचे तक आएँगे। तो इन दोनों में ये एक बहुत बड़ी मतलब एक तरह से डिफरेंस है कि जो ईंटों से बने मंदिर होते हैं, उनको नीचे से ऊपर बनाया जाता है, और जो एकाश्म से बने होते हैं, जो मोनोलिथ से बने हुए, जो एक ही पत्थर से निर्मित होते हैं, जिनमें एक ही पहाड़ी का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ऊपर से नीचे काट करके बनाया जाता है। ठीक है बात? अब देखो, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। अभी आगे है।
अभी आ गया, अभी तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं, अभी आगे। अब देखो दाएँ, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। अब यहाँ पर ऐहोल जो है, यहाँ पर क्या है बेटा? दुर्गा मंदिर है। ऐहोल का कौन-सा मंदिर है बेटा? दुर्गा मंदिर है ये। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। मतलब आज से लगभग अगर अगर आप देखोगे तो 600 बीसी में इसका निर्माण हुआ था। सॉरी 600 एडी में इसका निर्माण हुआ था। अब देखो बाबू, ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हो, अब जल्दी से बता दो ये क्या है बेटा? ये है शिखर। ये क्या है बेटा? शिखर। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हो जहाँ पर लोग, अब इसी के नीचे क्या होगा बेटा? अंदर की तरफ गर्भगृह होगा। और ये जो आप चारों तरफ यहाँ पर देख रहे हो, इसी को बोला जाता है मंडप। क्या बोलते हैं बेटा? मंडप। क्लियर है बात? चलो बहुत बढ़िया है। अब देखो, स्तूप तथा मंदिर कैसे बनाए जाते थे, वही जो बताया गया, किस-किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, तो वही बता रहा है कि अब निर्माण जब आप सीख लोगे तो समस्या भी जान जाओगे। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएँ आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च करना पड़ता था। अब ये धन जो होगा वो आम जनता के पास तो होगा नहीं। अब ये जो धन होगा वो किसके पास होगा? ये या तो वहाँ के राजा-महाराजा होंगे, उनके द्वारा बनाया जाता होगा क्योंकि उन्हीं के पास धन 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 होगा, या फिर बहुत बड़े व्यवसायी होंगे, व्यापारी होंगे, उनके द्वारा दिया जाएगा कुछ ना कुछ डोनेशन। इसके लिए आम तौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। मतलब इसको निर्माण करने का काम कौन करता था बेटा? राजा या फिर रानी करते थे। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थरों को ढूँढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। मतलब अच्छे किस्म के पत्थर, अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही एकदम कठोर कठोर तुम मेटामॉर्फिक रॉक लेकर के आ जाओ और उसके बाद उसको काटना शुरू करो। नहीं, अब मेटामॉर्फिक रॉक ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए या ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो अच्छे किस्म के पत्थर का इसमें प्रयोग करना पड़ता था। समझ में आ गई बात? मतलब ना ही ज़्यादा कठोर हो, हार्ड हो, ना ही ज़्यादा वो सॉफ्ट हो, मतलब कमज़ोर हो। आप सोचो टाक के पत्थर को लेकर के आ जाओगे यहाँ पर, अब टाक को बनाओगे, तोड़ोगे, भूसा बन जाएगा, वो भूसी मतलब पाउडर के रूप में आ जाएगा। ठीक है बात? अब देखो, फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच-विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंड को पहुँचाना। अब सोचो, एक तो पत्थर खोजना, उसके बाद जहाँ पर इसका निर्माण करना है, वहाँ पर उस विशाल पत्थर को लेकर के पहुँचाना। ठीक है? ये दूसरी समस्या होगी। पहले पहले पत्थरों को खोजना, दूसरा उस पत्थर को वहाँ से उठा करके जहाँ पर उस मंदिर का निर्माण करना है, वहाँ तक पहुँचाना। यहाँ पत्थरों को काट-छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। मतलब इसको तराशने का जो काम था वो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल था बेटा। ऊपर से नीचे तक बनता था। अब इसके लिए बहुत बड़ी योजना बनानी पड़ती होगी, कैसे-कैसे इसका निर्माण करना है। ठीक है बात? इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। तो ये सारी समस्याएँ हैं जो वहाँ पर बनाने वाले लोगों को फेस करना पड़ता होगा। ठीक है बात? अब देखो, अब यहाँ पर जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये उड़ीसा की एक जैन मठ की है। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इसके वो 2 मंजिला इमारत बनाया गया था। अब सोचो, एक ये पहाड़ था पूरा। ये पूरा क्या था बेटा? पहाड़ था। अब देखो, ये एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर, मतलब 2 मंजिला इसमें क्या बनाई गई बेटा? इमारत बनाई गई। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, जिनमें जैन भिक्षु रहा करते थे। अब देखो, ये कमरे के प्रवेश द्वार हैं बेटा। अब सोचो, इसको खोद-खोद करके यहाँ पर कैसे काट-काट करके बनाया गया होगा। ये आपके ग्राउंड फ्लोर पर भी है और यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको कमरे देखने को मिल जाएँगे। ठीक है बात? अब इस तरह की आकृतियाँ, ये सब मोनोलिथ से ही तो बनी हुई हैं, एक ही तो पत्थर है बेटा, इसको काट-काट करके बनाया गया। अब सोचो, यहाँ से गया है ऐसे, उसके बाद आगे। अब चौखट की अगर आप बात करोगे तो चढ़ने के लिए यहाँ पर देखो ये चौखट बनी हुई है। ठीक है बात? यहाँ पर चढ़ने के लिए क्या बना हुआ है बेटा? रास्ता बना हुआ है, कैसे-कैसे वहाँ पर जाएँगे। अब सोचो, यहाँ पर पिलर्स बने गए हैं। यहाँ पर क्या बनाया गया है बेटा? पिलर्स बनाए गए इसको रोकने के लिए। तो ये सब कितना ही एक तरह समझिए, इनका आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा प्रभावशाली था, कितना ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान था, कितनी सारी आकृतियाँ उन्होंने बना ली। और ये अभी की बात नहीं है, आज से लगभग 1500 साल पहले की बात हो रही है बाबू। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब देखो, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा या रानी देते, क्योंकि उन्हीं के पास धन था, तो जो भी खर्चा होता था वो सब राजा या रानी देते। जो भी श्रमिक होता था या फिर जो भी चीजें ले आने ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता होगा, या फिर जो भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगेंगे, उन सबका खर्चा कौन देता होगा बेटा? राजा या फिर रानी देते होंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। अब जो आम जनता थी वो इतना इतना बड़ा धन तो नहीं खर्च कर पाएगी, परंतु जब भी यहाँ पर निर्माण होगा तो वहाँ की आम जनता सजावट की सामान लेकर के आती थी, जिससे इसको सजाया जाता था। जैसे क्या-क्या चीज़ें हो सकती है बेटा? हाथी के दाँत का काम करने वाले श्रमिक के संग सांची में अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने के लिए खर्च दिया था। ठीक है बात? जैसे हाथी दाँत का काम करने वाले जो वहाँ पर श्रमिक हुआ करते थे, जो लेबर्स हुआ करते थे, उन्होंने सांची में जो स्तूप बना था, उसके तोरण में, तो अभी जो ऊपर आप लोगों ने देखा है, उसके तोरण में यहाँ पर जो आपने देखा है, 1 मिनट, हाँ। इसका ये जो तोरण आपने देखा है, यहाँ पर जो बना हुआ है आकृतियाँ, उसके लिए इन्होंने पैसे दिए थे। तो पूरा तो नहीं बनवा सकते, लेकिन उसके कुछ पार्ट के लिए वो पैसे दे सकते हैं। ठीक है बात? चलिए, बहुत बढ़िया है।
तोरण बनाने के लिए धन खर्च किया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में कौन-कौन हो सकता था बेटा? व्यापारी हो सकते थे, कृषक हो सकते थे, बीड्स मेकिंग वाले माला बनाने वाले हो सकते थे, इत्र बनाने वाले हो सकते थे, लोहार हो सकते थे, सुनार हो सकते तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन्हें इस स्थान को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में योगदान अपना दिया था। मतलब जो मेन पैसा होता था वो राजा-रानी देते होते थे। बाकी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती थी वहाँ पर अलग-अलग लोग पैसा देते थे। जैसे मंदिर निर्माण किसी ने करवा दिया। अब मंदिर में कुछ चीज़ें आपने बना मान लो आपने वहाँ पर रेलिंग लगवा दी। ठीक है? बात मान लो आपने वहाँ पर चबूतरा बनवा दिया। मान लो आपने वहाँ पर संगमरमर लगवा दिया। तो आपने पैसा दिया ना, तो वहाँ पर एक संगमरमर की प्लेट बना करके आपका नाम वहाँ पर उत्कीर्ण कर दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर नाम लिखा जा रहा है। वहाँ पर कुछ आकृतियाँ बना दी जाती है, कुछ चित्र बना दिए जाते थे। ठीक है बात? अब चित्र का नाम आया है, अब अगला टॉपिक जो है यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया सॉरी आप लोगों ने देख लिया कि बौद्ध स्तूप कैसे बनते थे। दूसरा आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर आपके जो हिंदू के टेम्पल्स होते थे वो कैसे बनते हैं। अब देखो बाबू, आगे की क्लास में जैसे आप बढ़ोगे तो वहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की अपनी एक किताब है बेटा। वहाँ पर आर्किटेक्चर के बारे में बताऊँगा। वहाँ पर आप लोगों को नागर शैली के बारे में बताऊँगा, द्रविड़ शैली के बारे में बताऊँगा, वेसर शैली के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर जो शिखर है वहाँ पर विमान हो जाता है। कहीं पर आपका जो मंदिर का गर्भगृह होता है वो ज़मीन के अंदर खोद करके बनाया जाता है। कभी भी और कहीं पर आपके सतह पर बनाया जाता है और कहीं पर सतह से कुछ थोड़ा-सा ऊँचा बनाया जाता है। तो अलग-अलग जगह की अलग-अलग अपनी एक तरीका होता था बनाने का, वो आगे वाली क्लास में आप पढ़ोगे। अभी तो छठी क्लास का पढ़ रहे हो ना बेटा? चलो ठीक है, अब देखो चित्रकला। मानचित्र शास्त्र में अजंता को ढूँढो, वही पेज नंबर 89 में था जो पिछला मैंने आप लोगों को दिखाया था। यह वह जगह है जहाँ पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान काफ़ी गुफाएँ खोदी गई थी। अजंता की गुफाएँ आप लोगों ने सुना ही होगा बेटा। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें ज़्यादातर क्या थे बेटा? बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार थे। विहार मतलब वो स्थान होता है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु विश्राम करते हैं, आराम करते हैं या फिर रहते हैं। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाए गए, वहाँ पर अलग-अलग चित्र बनाए गए। जैसे यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हो, ठीक है बात? यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे ये उदाहरण हो गया, इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे ये उदाहरण हो गया, ठीक है? अब देखिए, गुफाओं के अंदर अँधेरा होने की वजह से अब गुफा है, पहाड़ को काट करके बनाया गया है, तो अंदर अँधेरा होगा बेटा और उस समय इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें थी नहीं। तो अब ये चित्र बनाए कैसे गए होंगे उस अँधेरे में बेटा? तो वहाँ पर अधिकांश चित्र जो हैं, वह मशालों की रोशनी जिसको आप टॉर्च लाइट कह सकते हो, उसकी लो रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है, मतलब इतने ही ज़्यादा वो खूबसूरत हैं, आज भी उस तरह से उनको दिखते हैं। यह रंग जो यहाँ पर रंग प्रयोग किया गया है, वो या तो पौधों से लिया गया है बेटा, पौधों से तथा खनिजों से बनाए गए हैं। अलग-अलग रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और कैसे इनका निर्माण हुआ है वो भी आपको समझ में आ गया। टॉर्च की रोशनी में लोग वहाँ पर अंदर रह कर के उसको बनाते थे। यह महान कृति को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। अब इसको किसने बनाया है उसके नाम उल्लेखित यहाँ पर नहीं है। मतलब एक तरह से समझिए बुद्ध भगवान की पूरी स्टोरी यहाँ पर सुना दी। अलग-अलग मतलब इतनी सुंदर-सुंदर यहाँ पर आपके देखिए आर्ट 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 बनाया गया है पेंटिंग्स के द्वारा। ठीक है बात? अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र को दिखता है, उसका वर्णन करो, ठीक है बात? ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, अब देखो पुस्तकों की दुनिया अब जो आता है पेंटिंग्स आप लोगों ने समझ लिया जैसे अजंता का एग्ज़ाम्पल लेकर के इसने बता दिया, मॉन्यूमेंट्स का एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको बता दिया। अब उसके बाद पुस्तकों की बात करते हैं बेटा, पुस्तक क्या है? अब इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। बहुत सारे महाकाव्य बने हैं बेटा। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाओं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। मतलब इसमें जो स्त्री पुरुष वहाँ के लोग होते थे, वहाँ की जनता होती थी, उनकी कहानियां हैं बेटा, जिससे वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिल जाती है। प्लस यहाँ से देवी देवताओं की जुड़ी हुई कथाएं आपको देखने को मिलती है, जैसे वहाँ के रिलीजियस चीजों के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जिसका शिलापादिकरण की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। अब 1800 साल पहले की बात हो रही है, तो लगभग ये बात कर रहा है मतलब 200 एडी की बात कर रहा है, मतलब संगम काल की बात कर रहा है बेटा। 200 एडी की ये बात कर रहा है। उस समय एक किताब है जिसका नाम है शिलापदिकरम। इसका जो रचना थी वो इलांगो ने किया था। इसकी रचना किसने किया था बेटा? इलांगो नामक कवि ने की थी। अब इसमें जो कहानी लिखी हुई है वो क्या है बेटा? इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है कोवलन। इस कहानी का जो नायक है बेटा उसका नाम है कोवलन, ठीक है बात? एक व्यापारी था जो कहाँ पर रहा करता था बेटा? पुहार नामक क्षेत्र में रहा करता था। कहाँ पर रहा करता था बेटा? पुहार नामक क्षेत्र में रहा करता था, ठीक है बात? इसकी पत्नी थी जिसका नाम था बेटा कन्नगी। इसकी पत्नी थी जिसका नाम क्या था बेटा? कन्नगी था, ठीक है बात? अच्छा, अब यह एक नर्तकी हुआ करती थी, ठीक है बात? नर्तकी हुआ करती, कोटेशन हुआ करती थी जिसका नाम था बेटा माधवी। माधवी से ये प्रेम करने लगता है। अब माधवी से प्रेम करता है तो अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, कोवलन और कन्नगी चले जाते हैं मदुरै
मदुरै। कहाँ चले जाते हैं बेटा? मदुरै चले जाते हैं, ठीक है बात? अब देखो, पढ़ते हैं इसको। कुल्लन नाम का एक व्यापारी था, क्या कहानी है, वो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा था। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। कहाँ चले गए? मदुरै चले गए। वहां पर पांड्य राज के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, ठीक है बात? अब वहां मदुरै पे गए, तो कोवलन के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया पांड्य राजा के, आपका जो जौहरी था उसने लगा दिया, जिस पर राजा ने उस पर क्रोधित होकर के उसे प्राण दंड दे दिया, मतलब उसको मार डाला। अब कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, वो ये जानती थी कि वो माधवी से प्यार करता है, उसे धोखा दिया, परंतु एक पति का प्रेम होता है रहता है। कन्नगी जो उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। ठीक है बात? मतलब ये कहानी है। समझ में आ गया? तो ये पूरी तरीके से वहाँ के सामाजिक जीवन को दिखाता है, वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में दिखाता है, वहाँ पर किस प्रकार से एक एक जौहरी जो कि थोड़ा-सा ऊँचे क्लास का था, वो उसने इसके ऊपर झूठा आरोप लगा करके इसको मृत्युदंड उतार दिया। मतलब वहाँ पर आम जनता की कंडीशन को भी बताया जाता है और आम जनता की शक्ति को भी बताया गया है कि किस तरह से उसने उस पूरे शहर का ही उसने विनाश कर दिया। तो हर चीज़ के बारे में जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। कोई भी स्टोरी अगर आप पढ़ते हो, तो जिस समय वो लिखी गई है, उस समय के कल्चर से वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड रहती है बेटा। उस समय की जो संस्कृति होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है बात? जैसे अब देखो एक वर्णन है उसी तरीके से जब उसके प्रति कोवलन का मृत्यु हो जाती है तो कन्नगी के दुःख को इस प्रकार से वर्णन किया है, इलांगो ने क्या किया है? "ओ मेरा दुःख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला, धूल से सना यूँ ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूलि कि इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल पर तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। वो अपना दुख प्रकट कर रही है अपने पति के लिए। अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? मदुरै में कोई ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक का मतलब जो अभी नया-नया यहाँ पर आया है, उसके प्राण ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। मतलब वह अपने दुःख को प्रस्तुत कर रही है कि राजा के अत्याचार से वो कितना ज़्यादा प्रभाव मतलब कितना ज़्यादा वो अफ़ेक्ट हुई है और उसके पति की जो बॉडी है, जो लाश है, उसको देख कर के उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। तो इस तरह से इलांगो ने इसको आपके दिखाया है। ठीक है, अब देखो एक और तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखलई। मणिमेखलई में कुछ नहीं है, इसी कहानी को आगे बढ़ाया गया है। जो कोवलन और जो आपकी कोवलन और जो इसकी नर्तकी थी ना जिसका नाम मैंने बताया था माधवी, कोवलन और माधवी की जो पुत्री है, कोवलन और माधवी की जो बेटी है, उसकी कहानी है ये, बेटी की कहानी है। अब देखो, यही जो मणि आपकी शिलापादिक्रम थी, उसी की कहानी को आगे बढ़ाया गया है बेटा, ठीक है बात? शिलापादिक्रम की कहानी को आगे बढ़ाया गया है मणिमेखलाई मतलब आप ये कह सकते हो वो चैप्टर 1, ये चैप्टर 2, पार्ट 1, पार्ट 2 ठीक है? जैसे स्त्री पार्ट 1, स्त्री पार्ट 2 ठीक है? तो उसी की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी जो नर्तकी थी, उसकी कहानी है। ये रचनाएँ कई सदियों पहले ही खो गई थी। मतलब ये कई सदियों पहले खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ जो हाथ से पांडुलिपि याद करो मैंने बताया था मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। मतलब 1900 एडी में या फिर 1900 एडी में इसको खोजा गया था और दोबारा इसका अध्ययन करना शुरू किया गया। अब देखो कुछ अन्य लेखक हैं जैसे कालिदास। कालिदास के बारे में पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है बात? नवरत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में वो रहा करते थे। नवरत्नों में से एक थे। ठीक है बात? उनकी बहुत सारी किताबें हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है। ठीक है बात? फिर उसके बाद आपका बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है, मेघदूत है, ठीक है बात? विक्रम उर्वशी है आपकी किताब है, कालिदास की किताब है, संस्कृत में लिखे थे, ठीक है बस किसमें लिखे थे बेटा? संस्कृत में लिखे थे। जैसे यहाँ पर आपको मेघदूत की एक श्लोक दिया हुआ है बेटा। मेघदूत क्या है? मेघ मतलब होता है बादल, दूत मतलब होता है संदेशवाहक, ठीक है बात? अब जी ये बादलों को एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को बादलों के सहारे कुछ संदेश पहुँचाने का काम कर रहा है, ठीक है बात? यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया गया है। यह एक विरही प्रेमी बरसात के बादलों को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। किस तरह से करता है? देखो इसमें किस तरह से कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती हुई ठंडी हवा का वर्णन किया, बादलों का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से पहले किसी को अगर संदेशवाहक बनाना है तो पहले उसकी बड़ाई करनी पड़ेगी ना, तो पहले उसको पूरी तरीके से बड़ाई करके मतलब उसको एकदम गदगद कर दो, गदगद करके फिर अपनी बातों को पहुँचाओ, ठीक है बात? तो वही पहले बादलों को उनका वर्णन कर रहा है। तुम बौछारों से मुलायम हो, उठी मिट्टी की भी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे-धीरे बहेगी। तो बादलों का ये क्या कर रहा है बेटा? वर्णन कर रहा है, ठीक है बात?
ठंडी हवा के साथ जो उत्तर की तरफ बढ़ रही है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मतलब एक तरह समझिए कल्पना भी कितनी अच्छी थी उन लोगों की। ठीक है बात? कि उन्होंने बादलों को दूत के सहारे, क्योंकि वही एक चीज़ है जो एक प्रेमी और प्रेमिका एक साथ देख सकते हैं। कोई चीज़ तुरंत इतना जल्दी उस संदेश को लेकर के नहीं पहुँच सकती है, जितना वो बादल लेकर के पहुँच सकते हैं। ठीक है बात? तो यही सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। अब देखो पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। अब ये जो कहानियाँ थी, उनका संकलन और संरक्षण कैसे होता था? हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले ही इससे प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गईं। ठीक है बात? बहुत सारी कहानियाँ थीं जो इसी समय में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का मतलब हो गया पुरानी-पुरानी स्टोरीज़ बेटा। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? प्राचीन, ओल्ड बोल सकते हो, एंशिएंट बोल सकते हो। अब इन पुराणों में किसकी कहानियाँ होंगी बेटा? विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी-देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें देवी-देवताओं की पूजा की विधियाँ बताई गई हैं, ठीक है बात? उन देवी-देवताओं की कहानी बताई गई है, प्लस इनकी कैसे पूजा की जाती है, उसकी विधियाँ भी इसमें बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी बताया गया है। मतलब आप देखोगे तो उस समय के राजा जो हुआ करते थे, उनकी अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे, उनकी अगर जनरेशन को देखना चाहोगे, तो भी यहाँ पर उल्लेख मिल जाता है पुराणों में। इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी, वो सब यहाँ पर उल्लेखित हो जाती हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। ठीक है बात? मतलब एक आम जनता को समझने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी बेटा? एक सरल चीज़ की आवश्यकता होगी, तो वो चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। अब इस पुराणों का पाठ जो होता था, जो आपके पुजारी होते थे, वो मंदिर में करते थे और लोग चुपचाप बैठ करके वहीं पर उसको सुना करते थे। अब देखो, एक तो हो गई पुराण की बात। अब आते हैं बेटा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुल कितने पुराण हैं? हमारे पास कुल कितने पुराण हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, और ओल्डेस्ट पुराण किसको बोला जाता है? ठीक है बात, बताइएगा। फिर 2 संस्कृत महाकाव्य हैं हमारे पास, जैसे महाभारत और रामायण। लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे, मतलब काफ़ी लंबे अरसे से ये क्या रहे थे बेटा? लोकप्रिय रहे थे। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों को परिचित होंगे। आप लोग भी परिचित होंगे बेटा, रामायण भी देखे होंगे, महाभारत भी देखे होंगे। ठीक है बा, रामन सागर वाली भी आप लोगों ने सीरीज़ देखी होगी। फिर उसके बाद से जो नई वाली सीरीज़ बनी थी, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा, देखा। जैसे महाभारत की अगर आप बात करते हो, तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। किसकी-किसकी कहानी है बेटा? कौरवों और पांडवों की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना था, जहाँ पर आपके धृतराष्ट्र के पुत्र और आपके पांडु के पुत्रों के बीच में युद्ध होता है, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होता है। यह कहानी बहुत ही पुरानी है, पर आज हमें जिस रूप में ये जानते हैं, वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। मतलब ये अगर आप देखोगे तो इसमें जो है ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा। लगभग अगर आप कहानी को देखोगे तो 1000 बीसी की कहानी अगर ये आपको देखने को मिल जाती है, मतलब उत्तर वैदिक काल की कहानी है। परंतु जो आज हम देखते हैं ना, ये लिखा गया है 500 एडी में। जो इस समय हमें जो कहानी देखने को मिलती है, वो कब की कहानी है बेटा? 500 एडी की कहानी है। मतलब जो अब सोचो इस 1500 साल के सम टाइम पीरियड में कितना ज़्यादा इसमें परिवर्तन हो गया, कितनी सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होंगी, कितने सारे राजाओं ने आकर के योगदान दिया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही जो होता है, वो इसका निर्माण होता है। प्लस भगवद गीता का भी निर्माण जो होता है, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही होता है। ठीक है बात? अब देखो, माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही क्या है बेटा? भगवत गीता है। अब महाभारत से ही भगवद गीता को, जो कृष्ण के उपदेश हैं, जो अर्जुन को दिए गए हैं, उन उपदेशों को अलग करके भगवद गीता के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है बात? अब देखो, अब रामायण की बात करते हैं। ये तो हो गई महाभारत की बात। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम ने लड़नी पड़ी। विजय होकर वो कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत तथा रामायण भी एक प्राचीन महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया था। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है बेटा? वाल्मीकि हैं। संस्कृत रामायण के लेखक कौन है बेटा? वाल्मीकि हैं। जैसे महाभारत की अगर आप बात करते हो, तो उसके लिखने वाले कौन है बेटा? वेद व्यास हैं। ठीक है बात? व्यास जी माने जाते हैं उनके संकलनकर्ता, और उसी तरीके से जो संस्कृत रामायण है, उसके संस्कृत रामायण के लिखने वाले जो हैं, वो हैं आपके वाल्मीकि। अब देखो, अब इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न-भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। अब देखो बाबू, आज की भी डेट में अगर देखोगे तो रामायण के बहुत सारे वर्जन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है बात? कई जगहों पर जैसे आपको सीता जी रावण की पत्नी भी दिखाई गई हैं। समझ में आ गई बात? तो रामायण के अलग-अलग रूपांतर आपको देखने को मिल जाते हैं अलग-अलग क्षेत्रों में। हम जो पढ़ते हैं, वो आपके वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ जो संस्कृत रामायण है, उसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा। जहाँ पर ये पूरी कहानी ये जो लिखी हुई है, ये है। लेकिन इसके अलग-अलग वर्जन्स अवेलेबल हैं बेटा, जो वहाँ पे लोकल तरीके से यूज़ में आते हैं बेटा, ठीक है? भिन्न-भिन्न रूपांतर हैं। अब आप लोग अपने क्षेत्र में देखिएगा कि आपके क्षेत्र में रामायण का कौन-सा आपका
चलता है, रूपांतर चलता है बेटा। इस आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएँ भी उभरी हुई हैं, ठीक है बात? इसी आधार पर जो वहाँ का कल्चर होता है, जो लिटरेचर है उसी के आधार पर वहाँ का कल्चर हो बेटा। तो उसी के आधार पर वहाँ के जो कल्चर हैं, जैसे वहाँ के डांस फॉर्म हो गए, वहाँ के सॉन्ग्स हो गए, जो फ़ोक सॉन्ग्स हो गए, वो सारी चीज़ें उसी के आधार पर डेवलप होती हैं। पता करो कि तुम्हारे राज्य में कौन-सा रूपांतर प्रचलित है, ठीक है बात? हमारे में तो संस्कृत वाही चलता है बेटा, ठीक है? अब देखते हैं। अब आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ क्या थी? आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, जैसे आप लोगों ने कालिदास के बारे में पढ़ा, आपने इलांगो के बारे में पढ़ा था, ठीक है बात? तो इन सारी चीज़ों के बारे में था। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आपको बताना ही भूल गया था, यहाँ पर मैंने शायद नाम नहीं पढ़ा है, ठीक है, हाँ। अब देखो मणिमेखलई जो है इसको सत्यनार ने लिखा है बेटा। जैसे अगर आप देखते हो कि ऊपर जो है आपका शिलापादिक्रम उसके रचनाकार कौन है? इलांगो हैं, उसी तरीके से मणिमेखलई के रचनाकार जो हैं सत्यनार हैं, ये भी पेपर में आया हुआ है तो याद रखिएगा। शिलापात्रम के रचनाकार कौन है बेटा? इलांगो हैं। अगर आपसे पूछता है मणिमेखलाई जिसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है, उसके उसके रचनाकार कौन है बेटा? सत्यनार है। ठीक है बात? ये तो हो गए जो प्रभावशाली लेखक होते थे उनके बारे में बात की। लेकिन आम जनता द्वारा भी कुछ ना कुछ कहानियाँ बनाई जाती होंगी या कही जाती होंगी। कहानी कहते थे। जैसे वो कहते थे, कविताओं और गीतों की भी रचना करते थे आम जनता। आप लोगों की दादी और नानी भी अपने मन से कहानियाँ बना करके सुना देती होंगी। ठीक है बात? जो वहाँ की स्टोरीज़ होती थी उनको कहते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इसी समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। ठीक है बात? जो वहाँ की जातक स्टोरीज़ होती हैं, जैसे आप बुद्ध भगवान से बचपन से रिलेटेड, बुद्ध भगवान की पूर्व जन्म से रिलेटेड जो कहानी उनको जातक स्टोरी कहा जाता है। प्लस पंचतंत्र की अगर आप बात करते हो तो विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की है बेटा। ये भी जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही हुआ था, मतलब गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान, गुप्त वंश के समय में हुआ था, पंचतंत्र की रचना हुई थी। पंचतंत्र में मोरल स्टोरीज़ हैं बेटा। जैसे आपने कौवे की कहानी सुनी होगी बेटा, ठीक है बात? आप लोगों ने वो लोमड़ी और बंदर की, आपने वो बिल्ली और बंदर की कहानी सुनी होगी। तो इस तरह की जो मोरल स्टोरीज़ होती हैं, वो सब यहाँ पर आपकी दे रखी हैं। ठीक है बात? अब देखो जातक कथाएँ जो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्र में दर्शाई जाती थी। जो चित्र अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो या तो वो स्टोरीज़ उसके तोरण में, रेलिंग में, स्तूपों में दिखा दी जाएगी, या तो फिर कहाँ पर दिखाई जाएगी बेटा? जो चित्रकला वहाँ पर बनाई जा रही है उसमें वो दिखाया जाएगा। देखो, इसमें से एक कहानी दी गई है, बहुत ही अच्छी कहानी, मंकी किंग की, बंदर राजा की कहानी है बेटा। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ करता था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायी, मतलब 80,000 बंदर थे, अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ का फल बहुत प्रिय था। वो जो आम का पेड़ था, मुझे भी आम बहुत पसंद है। ठीक है बात? ठीक है बात? तो बंदरों को एक खास आम का पेड़, बहुत ही मीठा होगा, बहुत ही स्वादिष्ट होगा, पसंद था। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट कि आम धरातल पर नहीं उगते थे, मतलब ये हवा में उगते थे। समझ में आ गया? मतलब इतना खूबसूरत होता, मतलब ये कुछ अलग ही प्रकार का था। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते-बहते वाराणसी पहुँचा, मतलब काशी पहुँचा। उस वक़्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था जब वो आम पहुँचा। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वो हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूँढ सकते हैं या नहीं? तो उन्होंने ढूँढा और वो राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वो राजा को कहाँ लेकर गए? हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुँचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए, मतलब खूब खाए। ठीक है बात? रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों की मज़ा ले रहे हैं, मतलब राम को उनके जो जिस पर अब वो अपना अधिकार समझ रहे थे, जो कि पहले से उन बंदरों के थे, तो उन्होंने लगा कि इसको बंदर ना खा जाएँ, तो इसको उन्होंने देखा। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया, जितने भी बंदर हैं उन सबको मार डालो। अब बंदर के राजा को इसके बारे में जानकारी ली। बंदर के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बाँधकर नदी पर एक पुल बनाया। नदी पर एक क्या बनाया बेटा? पुल बनाया। इससे एक छोर से वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। मतलब वह एक एक डोर को पकड़ा रहा और सारी प्रजा ने उसको पार कर लिया। अब वो इस प्रयास में वो इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। वो जो बंदर राजा था वो सारी प्रजा को तो बचा लिया, परंतु खुद थक करके मरणासन होकर के वहां पर गिर पड़ा। अब राजा ने ये सब देख रहा था, राजा जो था वो ये सब देख रहा था। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की। वो बहुत ज्यादा उससे द्रवित हो गया, बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो गया और उसने सोचा ये मैंने क्या कर दिया है, और उसने उस बंदर राजा को बचाने की बहुत कोशिश की पर वो सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु हो गई। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप में मिले गए पत्थर पर उकेरे गए चित्रों में इसको दिखाया गया। जो भरहुत का स्तूप है बेटा मध्य भारत में, वहाँ पर इसको बंदर राजा की कहानी दिखाई गई। यहाँ पर देखो बेटा, ये है। समझ में आ गया? ये बंदर राजा की पूरी कहानी यहाँ पर उल्लेखित की गई है। ठीक है बात?
ठीक है? मतलब भावनाओं का खेल है यहाँ पर, लालच और भावनाओं का खेल है। ठीक है बात? अब देखो विज्ञान की पुस्तकों की बात करते हैं। विज्ञान की पुस्तकें क्या थी? जैसे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। जैसे इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी आर्यभट्ट ने। इसमें इन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होती है, मतलब जिसको आप रोटेशन बोलते हो। पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होती है। जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, ऐसा नहीं होता है। देखो आज से ये कब की बात हो रही है बेटा? आज से लगभग 1500 साल पहले की बात हो रही है। सोचो उस समय उन लोगों को इन सब के बारे में पता था। आज अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होगा आज के डेट में। लेकिन उस समय लोगों ने, जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने इसको पता लगा लिया था। निकलता और डूबता, जब जब सोर्सेज़ आपके पास इतने ज़्यादा है तब बहुत सारे लोग इससे अनभिज्ञ हैं बेटा। अब आप इस चीज़ को मानो, बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, नहीं पता है उन लोगों को ये चीज़। ठीक है बात? तो अब डूबता और निकलता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी लोगों को वैज्ञानिक तर्क दिया, मतलब एक्लिप्स के बारे में बताया, रोटेशन के बारे में बताया, एक्लिप्स के बारे में बताया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि भी ढूँढ निकाली, जो सरकमफेरेंस होता है उसको भी मापने की उन्होंने निकाल डाली, जो लगभग उतना ही सही है जितना आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। मतलब सरकमफेरेंस निकालने का भी जो प्राचीन तरीका है, उन्होंने आर्यभट्ट ने इसे खोज लिया। अब कुछ और है बेटा, जैसे वराहमिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं और भास्कराचार्य हैं। चलिए मैं इनके अभी नाम नहीं बताऊँगा, इनकी बुक्स के नाम। अब बुक्स के नाम आप लोग बताइए। बुक्स के नाम आप लोग बताइएगा, वराहमिहिर की किताब के बारे में बताइएगा, ब्रह्मगुप्त की किताब के बारे में बताइएगा और भास्कराचार्य की बुक्स के नाम आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा मुझे। कमेंट में लिख करके बताइएगा। अगले लेक्चर में मैं उसको इनकलकेट कर दूँगा, ठीक है बात? लेकिन अभी आप लोग खोजेंगे और इसको लिख करके मुझे बताएँगे कि वराहमिहिर की किताब क्या है, ब्रह्मगुप्त की किताब क्या है, भास्कराचार्य की किताब क्या है, प्लस कालिदास की किताब भी लिख करके आप मुझे बताएँगे। कालिदास जी की जो-जो किताबें हैं, उनको भी लिख करके आप मुझे बताएँगे कमेंट में। अच्छा, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की थी। ठीक है बात? इनके बारे में और पता लगाएँ, आप लोग लगाइएगा पता बेटा और कमेंट में बताइएगा, अगले लेक्चर में इसे इनकलकेट करके बता दूँगा। अब देखो 2 चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं बेटा, शून्य और आयुर्वेद। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था। मतलब अंक तो बहुत पहले से प्रयोग में आ रहे थे, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। ये, ठीक है बात? एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। गिनती की पद्धति सबसे पहली बार किसने अपनाई थी बेटा? अरबों ने अपनाई थी। और तब यूरोप में भी फैल गई थी। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। समझ में आ गया? तब तो भारत के लोगों ने इस चिन्ह को अपनाया। सबसे पहले अपनाने वाले अरब थे बेटा और उसके बाद से कौन? ये यूरोप तक पहुँच गई थी। ठीक है बात? अब देखो आयुर्वेद की अगर आप बात करते हो, आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है। आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है, जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आयुर्वेद किसका उपवेद है? आयुर्वेद किसका उपवेदा है? ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक थे बेटा चरक, जो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के थे, और सुश्रुत, जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी के थे। तो 2 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, चरक और सुश्रुत, जिसमें चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र है, जिसको मेडिसिन बुक ऑफ मेडिसिन है बेटा। ठीक है? औषधि शास्त्र है, ये उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, मतलब जो सर्जरी है बेटा, सर्जरी है, बुक ऑफ सर्जरी है बेटा, सुश्रुत संहिता चिकित्सा का विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। जैसे ह्यूमन की सर्जरी जैसे होती है, उसका उल्लेख सुश्रुत ने किया है। और बुक ऑफ मेडिसिन जो है वो आपकी कौन सी है बेटा? चरक संहिता है। ठीक है बात? अब इसके साथ मैंने आप लोगों की क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है। बस एक आखिरी चैप्टर आपका आएगा, लेक्चर आएगा, वो ले आ दूँगा मैं, जो माइंड मैप वाला होगा। तब तक आप लोग इसको देखेंगे, इसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? और बुक्स को एक बार इस वीडियोज़ को देखने के बाद पढ़ लीजिएगा। आपका बुक जो है वो मेरे ऐप पर जाएँगे तो फ्री मटेरियल में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, पूरा कंपाइल करके मैंने वहाँ पर दे रखा है, सारी एनसीईआरटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी जैसे-जैसे जो-जो एनसीईआरटी मैं करवा रहा हूँ, उसे आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है बात? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।